विपक्षी गठबंधन में लालू यादव की वजह से नीतीश कुमार की कोई बात न तो मानी जा रही है और न ही कोई पद दिया जा रहा है। इस बात से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी काफी बेचैन हैं। वजह ये कि लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पहले खाली करें, फिर आगे कोई बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। पटना से जब विपक्षी दलों को एकजुट करने नीतीश कुमार निकले थे, तब जेडीयू उन्हें पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। अब एक एक करके पीएम फेस के 5 दावेदार खड़े हो गए, तो जेडीयू नीतीश कुमार को गठबंधन के संयोजक के तौर पर दिखाने लगी। लेकिन न तो नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया गया और न ही संयोजक ही बनाया जाएगा। थक हार कर जेडीयू ने विपक्षी गठबंधन के सामने कई नई डिमांड्स रख दी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति ही बना देना, मतलब कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद चाहिए ही चाहिए। तेजस्वी यादव ही मुंबई पहुंचकर बयान दे चुके हैं कि गठबंधन का पीएम उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा। पीएम पद की रेस में नीतीश कुमार को पिछड़ता देख जेडीयू ने उनके नाम राष्ट्रपति पद के लिए उछालना शुरू कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, इस पर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद का लोभ नहीं, वह केवल विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि जेडीयू ने भी कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग नहीं की, लेकिन ये जरूर है कि वह प्रधानमंत्री पद के लिए सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं। केसी त्यागी के साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह मौजूद थे। बातचीत के दौरान केसी त्यागी और वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। त्यागी ने कहा कि आप नीतीश कुमार को केवल प्रधानमंत्री पद के लिए ही क्यों मानते हैं, वह राष्ट्रपति पद के लिए भी योग्य हैं। नीतीश कुमार अनुभव, क्षमता, विवेक और बुद्धि के मामले में राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त राजनेता हैं। उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने का भी लंबा अनुभव है। उनके अनुभवों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मुंबई में हो रही गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम और उनके बेटे तेजस्वी यादव 30 अगस्त को ही मुंबई रवाना हो गए थे। वहीं मुंबई पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही पीएम उम्मीदवार तय किए जाएंगे। जबकि नीतीश कुमार 31 अगस्त को नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के साथ मुंबई पहुंचे। इससे पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ ही इस तरह की बैठकों में जाते दिख रहे थे। नीतीश कुमार ने बिना कोई विशेष जानकारी दिए हाल ही में दावा किया था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक के दौरान और अधिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हाल में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उन अटकलों पर सवालों के जवाब दिए थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिकतम संख्या में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करूं। मैं केवल उसी दिशा में काम कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं भी और नहीं भी, पूरा मामला मोल तोल पर टिका है। ये मोल तोल सीटों को लेकर होनी है। पटना से बेंगलुरु तक तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साध रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनाव परिणाम के आधार पर निकलकर सामने आया, अरविंद केजरीवाल का धैर्य जवाब देने लगा। असल में जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके हिसाब से हर पार्टी को जीती हुई सीटों के साथ वो सीटें भी दी जाएंगी जहां वह दूसरे स्थान पर रही। इस हिसाब से केजरीवाल के हिस्से महज 3 सीटें आती हैं। 2019 में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और 2 जगहों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। यही वजह है कि मुंबई बैठक के ठीक पहले केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने मांग की है कि विपक्षी दलों का गठबंधन की बैठक में देश भर के सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जाए। अरविंद केजरीवाल का ये रुख कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ाने वाला हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन की मुंबई बैठक सभी राज्यों के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुवार की बैठक अच्छी रही। वो चाहते हैं कि सीटों को लेकर पहले विपक्षी गठबंधन स्थिति साफ करे। आम आदमी पार्टी गठबंधन में इस आधार पर शामिल हुई थी कि दिल्ली सेवा विधेयक पर विपक्षी पार्टियां राज्यसभा में उनका साथ दें। इस मसले पर विपक्षी पार्टियों ने आपका साथ मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में दिया था। कांग्रेस ने भी बेंगलुरु अधिवेशन से पहले भरोसा दिया और उस पर अमल भी किया।
इसके बदले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का धन्यवाद भी किया था। ये बात अलग है कि दिल्ली सेवा विधेयक को केंद्र सरकार राज्यसभा से कराने में सफल रही, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मंशा ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 के कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव न लड़े। विपक्षी गठबंधन की पटना बैठक के दौरान आप नेताओं ने अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये भी कहना था ऐसा करने पर वो कांग्रेस के साथ आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पर इस मसले पर कांग्रेस नेताओं के अलग अलग विचार हैं, जिसकी वजह से बात अभी तक बन नहीं पाई। अब आम आदमी पार्टी के नेता इस मसले पर थोड़ा नरम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो कितनी सीट कांग्रेस को दे सकते हैं। दूसरी तरफ मुंबई बैठक के बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा इस बात पर जोर देना कि पहले सीट बंटवारे पर चर्चा हो, इस बात के संकेत माने जा रहे हैं। केजरीवाल गठबंधन को लेकर अब भी दुविधा में हैं। ऐसा इसलिए कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के कई नेता लगातार अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रहे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को बेहतर काम करने की नसीहत भी दी थी। वहीं अलका लांबा ने कहा था कि कांग्रेस दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी, जिसका आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर विरोध किया था। साथ ही उसने कांग्रेस से इस मसले पर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी। पंजाब में भी कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन का जमकर विरोध कर रहे हैं। यही वो कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से सीट शेयरिंग पर बात न बनने की स्थिति कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कपिल सिब्बल की वजह से मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक में हंगामा खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल बैकडोर से जुगाड़ भिड़ाकर विपक्षी दलों की बैठक में घुस गए। इसको देखकर कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार के साथ सिब्बल का 36 का आंकड़ा है। इसी वजह से सिब्बल ने कांग्रेस छोड़कर अखिलेश यादव को ज्वाइन किया था और राज्यसभा पहुंच गए। अब विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को सेट किया। उद्धव ठाकरे कपिल सिब्बल के क्लाइंट हैं, वे सिब्बल को कैसे मना कर सकते हैं। वैसे तो विपक्षी दलों में शामिल करीब करीब हर नेता कपिल सिब्बल के क्लाइंट हैं। कपिल सिब्बल के अचानक पहुंचने के चलते कई कांग्रेसी नेता नाराज नजर आए, इसलिए कांग्रेस ज्यादा परेशान है कि उसे बताए बिना किन नेताओं ने कपिल सिब्बल को चुपके से बैठक में शामिल कर लिया। इसके पहले केजरीवाल की रैली में कपिल सिब्बल अचानक शामिल हुए थे। हालांकि कैमरे के सामने किसी ने साफ तौर पर सिब्बल की एंट्री का विरोध नहीं किया। सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सिब्बल की मौजूदगी से सबसे ज्यादा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल उखड़े दिखे। सूत्रों का कहना है नौबत यहां तक आ गई थी कि वेणुगोपाल ने इस बारे में उद्धव ठाकरे से भी शिकायत की। कहा जा रहा है कि सिब्बल का नाम मेहमानों की सूची में नहीं था। नाराज वेणुगोपाल को मनाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कोशिशें की। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया था कि उन्हें किसी नेता की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं है। खास बात यह कि मुंबई बैठक में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सिब्बल ने मई 2022 में सपा ज्वाइन कर ली थी। खास बात यह है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के समूह माने जाने वाले G23 का भी सिब्बल हिस्सा रहे थे। इस समूह ने पत्र के जरिए कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए थे। तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर पत्थरबाजी की थी। सिब्बल के अलावा इस समूह में गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल था। हालांकि आजाद ने कांग्रेस छोड़ नई पार्टी बना ली। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, उद्धव ठाकरे और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी जनता की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से है। नोटिफिकेशन में समिति के सदस्यों के नाम, कार्यकाल समेत अन्य जानकारी शामिल होगी। ये कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी।
इस समिति की घोषणा के बाद इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संसद में बिल ला सकती है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार के इस दांव से विपक्ष में बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार की आलोचना की है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक देश एक चुनाव की अभी जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि पहले महंगाई और बेरोजगारी का निदान हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया। एक देश एक चुनाव ऐसा मुद्दा है जिसकी पीएम मोदी वकालत करते रहे हैं। इस मामले को लेकर पहले सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बैठक में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। पीएम मोदी इस मुद्दे का जिक्र संसद में भी कर चुके हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 16 जून 2019 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों का चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार को चुनाव सुधार प्रक्रिया का अहम हिस्सा बताया था। आगामी विशेष सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों का पहला ऐसा विशेष सत्र होगा। इसके पहले 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को लोकसभा और राज्यसभा की विशेष संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 18 सितंबर से बुलाया गया ये 5 दिनों का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग बैठकें होंगी, जैसे सामान्य सत्र के दौरान होती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता कई मौकों पर एक देश एक चुनाव को लेकर बोल चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी ये शामिल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।